स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारी टीम कॉमर्स के गुरु पे। यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं बेचू बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में। देखिए कल अभी एक मीटिंग हुई है सीबीएसई की, उसमें उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है, जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये अभी तक क्लियर कुछ भी नहीं बोला है कि सीयू सेट का एग्जाम होना है या नहीं होना है। ठीक है, अभी तक उस पे लिए कोई भी बात नहीं की गई है। और सीबीएसई का जो एग्जाम है 12th वालों का, वो भी देखिए होगा या नहीं होगा, इसके रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। क्लियर है सारे बच्चों को? लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि एक चीज़ ये आप लोग दिमाग में बना लीजिए कि जब तक कंडीशन सही नहीं होगा, तब तक जो है गवर्नमेंट आपको इस तरीके के सिचुएशन में बोलेगी नहीं कि आप एग्ज़ाम आइए देने। ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जब तक आपका सिचुएशन नहीं सही होगा, तब तक जो है एग्ज़ाम देने को आपको नहीं बुलाया जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि जो सीबीएसई है वो बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकती है, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं करेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट करेगा, बच्चों का जो आगे का सीक्वेंस है, यानी कि ग्रेजुएशन में एंट्री लेना, या जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं सीए, सीएस, उन लोगों में मतलब उस कोर्स के लिए एंट्री लेना, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना वो जा रहा है। इसलिए जो सीबीएसई है वो काफ़ी जल्द ही डिसीजन लेगी, यानी कि आपका जो 1 जून का उन्होंने डेडलाइन दिया था, तो वहाँ पे डिसीजन मुझे लग रहा है कि लिया जाएगा, और होप सो कि आप लोगों के फेवर में हो, यानी कि एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए। और अगर एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो किस तरीके से मार्किंग होगी वो भी सारा सीबीएसई जो है आप लोगों को अच्छे से बताएगी। क्लियर? तो उन सब पे आप लोग अभी फोकस मत दीजिए, अभी तो सिर्फ आप लोग क्या करिए, एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करिए, क्योंकि वो अगर नहीं होता है तो ये तो बच्चों फिक्स है आपका होगा ही होगा। ठीक है? तो उसके लिए क्या न्यूज़ आएगी क्या नहीं आएगी वो आपको पता चल जाएगा, सारी डिटेल के साथ मैं आपको खुद ही बता दूंगा। और सीयू सेट के लिए भी अभी तक उन्होंने ये कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने बस यही बोला हुआ है कि भाई जो भी है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था सीयू सेट का, जिसके थ्रू कि आप लोगों का एडमिशन होता अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो उस पे भी अभी तक कोई मुद्दा उन्होंने उठाया नहीं है कि होगा या नहीं होगा। बस उन्होंने हाँ ये बोला है कि इस सीक्वेंस के थ्रू हम लोग एग्जाम करवाने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा जामिया इस्लामिया का जो फॉर्म है बच्चों वो आ चुका है, वो आ चुका है। इसका मतलब वो जो एडमिशन है वो सीयू सेट के थ्रू नहीं होगा। अब इंतजार है डीयू का, बीएचयू का, एयू का, एएमयू का, जेएनयू का, कि इन सब का जो एग्जाम है वो सीयू सेट के थ्रू होता है या नहीं होता है। अब जामिया इस्लामिया का यहाँ से अपना पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकालने का मतलब है साफ साफ कि वो सीयू सेट के थ्रू नहीं होगा। और बेचू का भी मोस्ट प्रोबेबली है कि नहीं होगा, 90% चांसेस है कि सीयू सेट के थ्रू नहीं होगा। और बाकी यूनिवर्सिटीज का क्या होता है क्या नहीं होता है अभी भी जो है आपका उस पे विचार परामर्श चल रहा है। होप कि आप लोगों के फेवर में ही डिसीजन आए और सीयू सेट इस साल तो ना हो, क्योंकि एग्जाम कब होंगे कब नहीं होंगे और बच्चा सीयू सेट के लिए कब कैसे प्रिपरेशन करेगा, वो सब चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो देखिए गवर्नमेंट जो है आपके फेवर में ही डिसीजन ले, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है? तो ये तो फिलहाल बच्चों अभी तक का अपडेट है जो कि मैंने अभी दे दिया आपको। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सब्सिडियरी बुक के बारे में। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ये टॉपिक कल ही। ठीक है? सब्सिडियरी बुक क्या होती है बच्चों, जैसे आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आपका ट्रांजैक्शन होता है एज अ इनपुट हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में जाता है। और अकाउंटिंग प्रोसेस में ये जो जाता है वो कहाँ से जाता है सर? जर्नल से जाता है। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम लोग जर्नल से थ्रू करते हैं, और फिर उसमें अलग से फर्दर प्रोसेसिंग होती जाती है। यानी कि सर वो लेजर में जाएगा, फिर सर ट्रायल बैलेंस में जाएगा, फिर ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, एंड देन बैलेंस शीट बनाएंगे, जो कि हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और इसी फिनेंशियल स्टेटमेंट को हम दुनिया वालों को बताते हैं। क्लियर? यहाँ तक हमने देखा था, ये स्टेप भी हम लोगों ने देखा था। क्लियर है? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है? किसी को भी कोई भी डाउट आएगा बताइएगा। फिर उसके बाद बच्चों हमने ये देखा था कि क्या होता है कि जर्नल जब हम लोग बनाते हैं तो सारे के सारे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट की रिकॉर्डिंग सर यहीं पे होती है। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की रिकॉर्डिंग यहीं होती है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट एंड टाइम के हिसाब से। ठीक है? डेट एंड टाइम के हिसाब से यहाँ पे एंट्री होती है। तो जब आपका बिजनेस बच्चों बड़ा होगा तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी तो बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो भी तो बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो सारा का सारा प्रेशर बच्चों कहाँ पे आ जाएगा? जर्नल में आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, ये प्रेशर इतना न ज्यादा ना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, जर्नल को 8 सब्सिडियरी बुक्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने में?
8 सब्सिडियरी बुक्स में उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? 8 सब्सिडियरी बुक्स में क्या होता है बच्चों, ये बुक किस बेसिस पे डिजाइन की जाती है या डिफाइन की जाती है, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। सर कहने का मतलब, सर सेल ट्रांजैक्शन जो होगा वो सारा का सारा एक बुक में रहेगा, सर परचेज वाला जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा वो सारा का सारा एक बुक में रहेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो मतलब ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हमने कैटेगरी बना दी। और बच्चों कितने कैटेगरीज है हमारे पास में? टोटल 8 कैटेगरी है। ठीक है, तो सब्सिडियरी बुक के कितने कितने पार्ट हुए? तो देखो ये रहा सब्सिडियरी बुक, ये रहा बच्चों आपका सब्सिडियरी बुक। क्लियर? और सब्सिडियरी बुक का यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे एक 8 कैश बुक है। अब कैश बुक के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या, ये एक एडवांटेज है कैश बुक का। कैश बुक आपका सब्सिडियरी बुक होने के साथ साथ क्या है बच्चों? प्रिंसिपल बुक भी है। अब सर ये प्रिंसिपल बुक क्या होता है? अब सर ये प्रिंसिपल बुक क्या होता है बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रोसेस में कि सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? जर्नल बनाते हैं। ठीक है, किसी बच्चे का माइक ओपन है क्या? अगर हाँ, तो आपको अगर डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप बंद कर लीजिए, है ना? आइए, जर्नल के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं। अब सर जर्नल के बाद लेजर में पोस्टिंग होता है, देन उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब जर्नल का सर 8 डिफरेंट पार्ट हो गया है, तो क्या सर ये प्रोसेस चेंज हो जाएगा? नहीं बच्चों, यही प्रोसेस रहेगा, यानी 8 सब्सिडियरी बुक्स से अगेन हम लोग सारी चीजों को लेजर में ट्रांसफर करेंगे एंड देन ट्रायल बैलेंस में जाएगा। लेकिन इस 8 सब्सिडियरी बुक्स में एक बुक ऐसा है जिसको हम बोलते हैं कैश बुक। कैशबुक का जो ट्रांजैक्शन होता है या जो बैलेंस निकल के आता है बच्चों, हम उसको लेजर में पोस्ट नहीं करते, उसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं? ट्रायल बैलेंस में भेज देते हैं। यानी कि सर कैशबुक में जो बैलेंस निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस। उसके लिए आपको कोई भी फर्दर लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, आप उस बैलेंस को डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सर इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस बन रहा है, जो ट्रायल बैलेंस बन रहा है सर, वो लेजर के बैलेंसेस से बन रहा है एज वेल एज कैशबुक के कैश और बैंक के बैलेंस के बेसिस पे बनता है। हाँ बच्चों, एकदम सही बोला आपने। तो इसका मतलब सर जो ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए आपका बुक रिक्वायर्ड होता है उसको हम प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। तो इसका मतलब सर लेजर भी प्रिंसिपल बुक है और कैश बुक भी आपका प्रिंसिपल बुक है। बात समझ में आई क्या मेरी? सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? सबको समझ में आ गया? ठीक है, हमने एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। ऐसे बच्चों हम लोगों ने देखा है कि सारा ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होता है, लेकिन जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे, जर्नल पे प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हम लोगों ने क्या किया? उसको डिवाइड कर दिया 8 सब्सिडियरी बुक्स में। मतलब जर्नल की जगह पे हम 8 सब्सिडियरी बुक्स का यूज करेंगे। अब सर जो प्रोसेस हुआ करता था अकाउंट का कि जर्नल के बाद चीजें ट्रायल बैलेंस में जाएंगी, तो क्या सर वो भी अभी भी यहाँ पे होगा सब्सिडियरी बुक्स के साथ में? तो हाँ बच्चों, सब्सिडियरी बुक के साथ में भी ऐसा ही होगा कि सब्सिडियरी बुक्स के बाद आप चीजों का जो पोस्टिंग है वो लेजर में करिए, लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाइए। लेकिन कैश बुक एक ऐसा सब्सिडियरी बुक है जिससे के बेसिस पे आप डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, मतलब उसके जो बैलेंस है उसको आपको लेजर में पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम बोल सकते हैं सर कि जो आपका कैश बुक है वो दो प्रिंसिपल कंटेन कर रहा है। एक तो सर वो सब्सिडियरी बुक्स भी है और साथ ही साथ सर वो प्रिंसिपल बुक भी है। साथ ही साथ क्या है? प्रिंसिपल बुक भी है। तो देखिए, प्रिंसिपल बुक में आपके दो चीजें आ गई, एक तो सर लेजर आ गया और एक दूसरा क्या आ गया? कैश बुक आ गया। क्लियर? और सब्सिडियरी बुक्स में क्या आएंगे? वो सारे बुक, यानी कि परचेज बुक भी, सेल्स बुक भी, परचेज रिटर्न बुक भी और सेल्स रिटर्न बुक भी, परचेज सॉरी बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल भी और जनरल प्रॉपर भी। और साथ में मैं यहाँ पे इसको कैश बुक भी लिखूंगा। हाँ बताइए। जर्नल प्रॉपर किस लिए होता है सर? उसमें कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे? ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जो इन रिमेनिंग 7 बुक्स में नहीं गए वो आप जनरल प्रॉपर में लेके आओगे। सर फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे दीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी पे, तो ये एंट्री कहाँ पे करोगे आप? हाँ बताइए, कैश ट्रांजेक्शन तो है नहीं, ना ही परचेज है, ना ही सेल है, ना ही बिल्स पेबल, ना ही बिल रिसीवेबल है वो, है ना? तो वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे जाएगा बच्चे? जनरल प्रॉपर में जाएगा। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है?
तो जो ट्रांजेक्शन कहीं पे भी नहीं जाएगा, मतलब जिसका कोई नहीं है दुनिया में, उसका जनरल प्रॉपर है ना? जिसका कोई भी नहीं है दुनिया में, उसका जनरल प्रॉपर है। क्लियर? तो अगर आप देखिए तो सब्सिडियरी बुक्स को यहाँ पे 3+1 4 कैटेगरी में बांटा है। तो पहला तो परचेज और सेल से रिलेटेड हो गया, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड, और दूसरा जो हो गया आपका बिल्स से रिलेटेड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, और एक कैटेगरी वो जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, ऐसा करके फिर एक कैटेगरी आपकी कैश बुक हो जाएगी, एक कैटेगरी आपकी कैश बुक हो जाएगी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे आपको हम लोग टेबल बना दिया है। ये सब्सिडियरी बुक्स का आपका सब्सिडियरी बुक्स में कितने हो जाएंगे सर? ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये सारे बुक। ठीक है, अब हम लोग सारे बुक को डिटेल में देखने वाले हैं। सारे बुक को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। कैश बुक या मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि कैश बुक के लिए एक अलग से क्लास लगेगा, जो कि क्लास कल रहेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने सब्सिडियरी की बुक्स के बारे में इतनी सारी चीजें कल हमने पढ़ी थी कि सर सब्सिडियरी बुक्स refers to books meant for specific transactions of similar nature। तो देखिए दो बातें यहाँ पे बोला है, एक तो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होंगे, और सर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो वो जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन होंगे बच्चों, हम लोग उसको ग्रुप कर देंगे, तो वो हर ट्रांजेक्शन के लिए एक एक बुक आपकी बन जाएगी। क्लियर? फिर क्या लिखता है? To overcome the shortcomings of use of the journal only as a book of original entry, the journal is subdivided into specific journals or subsidiary books। क्लियर है रोनित? देखिए यहाँ पे वही सारी चीजें लिखा है। कौन सा? ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ये चीज, ये डेफिनेशन, ये दिख रहा है आपको क्लियरली? मेरा फोन लैंडस्केप पे ही है, आप एक बार लैंडस्केप करिए, मे बी इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। अ, दिख रहा है अभी? आप एक बार ना रोनित, अब अपना स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ये देखिए, ये मैंने पूरे स्क्रीन पे इसको ला दिया। तो नहीं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे दिखाइएगा कि कैसे आप में दिख रहा है। क्लियर है? क्लियर है, आगे चले। ठीक है, एक बार सारे लोग ये डेफिनेशन रीड कर लीजिए, ये वाली। और ये डेफिनेशन का सोर्स क्या है तो मैं बता दूं, ICWAI के बुक से लिया हुआ है ये डेफिनेशन का सोर्स। कॉस्ट अकाउंटेंट का जो बुक है वहां से लिया हुआ है। सीए वाले बुक से इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां पे लैंग्वेज ऐसा दे दिया है कि आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब समझ में आएगा। उन्होंने वर्ड्स, सीए की बुक में बेसिकली ऐसा ही होता है कि वो लोग वर्ड्स बहुत ज्यादा घुमा फिरा के देते हैं। ये लैंग्वेज मुझे सिंपल लगी इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, और जो ये वाला जो मैंने यहाँ पे आपको चार्ट दिखा, ये आपको सीए वाली बुक से मिल जाएगा। ठीक है, फाउंडेशन की बुक से ये सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर? अब आइए यहां से हम लोग देखते हैं। तो एडवांटेज ऑफ, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑल्दो ये पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। मैंने कल इसीलिए नहीं शेयर किया था क्योंकि भी ये पीडीएफ कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी पढ़ाना इसमें से बाकी था सारी चीजें। चलिए बहुत ही बढ़िया, हम लोग सब्सिडियरी बुक्स के बारे में देख लेते हैं। ऑल्दो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ा हुआ था, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सर सब्सिडियरी बुक्स के आने की वजह से क्या फायदा होगा? सर वर्क जो है हमारा डिवाइड हो जाएगा। जहां पे पहले एक आदमी जो जर्नल बनाता था, सारा का सारा ट्रांजेक्शन सर उसी के पास जाता था, लेकिन सर सब्सिडियरी बुक्स आने की वजह से सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है ना सर, वो 8 डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं। इससे जो क्या बोल सकते हैं सर, वर्क जो है आपका डिवाइड हो गया। क्लियर? फिर उसके बाद क्या होता है सर, अगर एक ही आदमी एक तरीके का काम कर रहा है और वो बार बार कर रहा है, तो सर उसको क्या हो जाएगी सर, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी और वो उस वर्क में इफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कल एक बच्चे ने बोला था कि सर ये तो बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन एंड इफिशियंसी, ये सब बिजनेस के हैं। तो बच्चों अकाउंटिंग भी तो हम लोग बिजनेस के लिए कर रहे हैं, और अकाउंटिंग भी तो आपका बिजनेस ऑपरेशन का एक पार्ट हो जाएगा, बिजनेस एक्टिविटीज हो जाएंगी, बिजनेस प्रोसेस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको भी मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि जो आपका डिवीजन ऑफ वर्क या स्पेशलाइजेशन दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं उससे भी रिलेट करेगा। ऑल्दो अकाउंट और मैनेजमेंट एकदम अलग है बच्चों। ठीक है, फिर हमने देखा था स्पेशलाइजेशन आएगी, हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि एक आदमी अगर मान लेते हैं परचेज बुक बना रहा है, जीवन भर उसका परचेज बुक में ही निकल गया, तो अब बताइए जो है वो परचेज बुक बनाने में स्पेशलाइज हो जाएगा।
क्लियर। और सर पहले जहाँ पे वो 5 घंटे में 4 ट्रांजेक्शन करता था, अब वो 4 ट्रांजेक्शन के लिए हाफ आवर से भी कम का टाइम ले, क्योंकि वो अब क्या हो गया बच्चों, इफिशियंट हो गया पहले से। दूसरा क्या है सर, सेविंग ऑफ टाइम। सेविंग ऑफ टाइम, सीधी सी बात है, जहां पे पहले एक आदमी काम करता था, अब उसी जगह पे 8 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टाइम है बच्चों मल्टीप्लाई हो गया 8 से। तो टाइम कितना जल्दी, मतलब आपका जो वर्क है वो कितना जल्दी खत्म हो जाएगा। और ये छोटे छोटे काम जो है, ये जो डेली ट्रांजेक्शन नोट करने का जो काम है, जितना जल्दी खत्म हो जाएगा, आप मेन वर्क पे ज्यादा जल्दी फोकस कर पाओगे। यानी कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, उसका एनालिसिस करना है, आप उस पर जल्दी जाओगे और वहां पे अपना ज्यादा टाइम दे पाओगे। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हमें अलग अलग ट्रांजेक्शन का अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम आराम से ले सकते हैं अपने स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड डे बुक से, यानी कि सब्सिडरी बुक्स से। क्लियर है। देखिए लिखता है, सिंस अ सेपरेट रजिस्टर और बुक, since a separate register or book is kept for each class of transaction, the information relating to each transaction will be available at one place। तो जितना भी मान लेते हैं अगर हमें सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो वो सारे के सारे एक जगह पे हमें मिल जाएंगे। फैसिलिटी इन चेकिंग, सर अगर आपका मान लेते हैं फ्यूचर में कोई एरर मिलता है या फिर कोई एरर हो जाता है, तो हमें इजी होगा सर्च करने में। क्लियर है, बात समझ में आया? आगे चले क्या? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं, देखते हैं कि किस टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा सब्सिडरी बुक्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अगर सर ट्रांजेक्शन है आपका कैश या बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, कैश या बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, अगर कहीं से भी आपको बच्चों कैश रिसीव हो रहा है, या सर आप कहीं पे भी कैश पे कर रहे हो, तो उन सब के लिए आपको जो बुक यूज करना है वो कैश बुक यूज करना है। क्लियर, कैश बुक यूज करना है। अब कैश बुक के जो पास कॉलम है, वो कैश कॉलम भी हो सकता है और बैंक कैश कॉलम भी हो सकता है और कैश डिस्काउंट वाला भी कॉलम हो सकता है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे बच्चों, वो कहाँ पे जाएंगे, कैश बुक में जाएंगे। तो सर इसका मतलब कैश वाला जितना भी ट्रांजेक्शन है, आप कहीं भी पेमेंट कर दो, आप अगर एसेट्स के लिए पेमेंट कर दो तो भी सर कैश बुक में जाएगा। अगर आप जो है रेवेन्यू वाले ट्रांजेक्शन है, यानी कि एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हो, तो भी सर आपका कैश बुक में जाएगा। अगर आपको एसेट बेचने से जो पैसा मिल रहा है, वो भी आपका कैश बुक में भी आएगा। और अगर आप गुड्स बेच करके पैसा लेके आ रहे हो तो भी सर कैश बुक में आएगा। तो कैश बुक जो है ना बच्चों, वो कभी भी एसेट्स, या मैं बोल सकता हूं कि कैपिटल और रेवेन्यू में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। कैपिटल और रेवेन्यू में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, वो सिर्फ एक ही धर्म को जानता है। अगर आप कैश हो तो आप मेरे पास आ जाओ, आप अगर कैश हो तो आप मेरे पास आ जाओ, भले वो कैश कहीं से भी आ रहा हो, कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन से आ रहा हो या रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन से आ रहा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। सारे बच्चों को क्लियर है क्या? सारे बच्चों को क्लियर है क्या? ठीक है। अब आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बताइए कैश कॉलम में, सॉरी कैश बुक में कौन से आइटम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जाती है, कैश ने सॉरी कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर या ऑल ऑफ दिस, ऐसा करके आ जाएगा। अभी तक आप लोग पढ़े थे कि नहीं सर कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट ही जाता है, ये क्या इन्होंने मजाक कर दिया मेरे साथ, इन्होंने कैपिटल रेवेन्यू दे दिया, इसका क्या मतलब है? तो ये याद रखिएगा, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट किसी का भी हो, कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, वो सारा का सारा कैश बुक में आता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सर आपका परचेज बुक। परचेज बुक बोलिए या परचेज डे बुक बोलिए, दोनों का मतलब सेम है सर। वहां पे क्या जाएगा, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। देखिए क्या क्या बोला, पहली बात तो क्या बोल रहा है सर, क्रेडिट परचेज होना चाहिए, और किसका सर, गुड्स का। इसका मतलब सर अगर एसेट्स हमने परचेज किया है तो नहीं आएगा, अगर हमने गुड्स का परचेज किया लेकिन कैश परचेज है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। बताइए कहाँ पे जाएगा, अगर कैश परचेज है गुड्स का तो कहाँ पे जाएगा, कैश बुक में जाएगा, है ना। अभी जस्ट हमने देखा सर, अगर आप गुड्स परचेज करने के लिए भी पेमेंट करते हो तो कैश बुक में जाएगा, तो इसका मतलब सर कैश परचेज आपका कैश बुक में जाएगा, और क्रेडिट परचेज कहाँ पे जाएगा, आपका परचेज बुक में जाएगा। क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ गुड्स, याद रखिएगा किसकी बात बोल रहा है, वो गुड्स की बोल रहा है। ओनली दोस गुड्स दैट आर परचेज फॉर रीसेल आर कवर्ड हियर, दोस गुड्स परचेज फॉर रीसेल आर कवर्ड हियर। तो सर ऐसा भी गुड्स होता है क्या जिसको हम रीसेल नहीं करेंगे? हाँ बच्चों, हमने देखा था लास्ट वाला जो क्लास था हम लोगों का जर्नल, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे यूट्यूब पे, तो हमने ये देखा था कि एक बार सर फर्नीचर वो परचेज कर रहा है रीसेल करने के लिए, तो हमने उसको गुड्स बताया, लेकिन सर जब वो फर्नीचर
अपना ऑफिस इक्विपमेंट की तरह यूज कर रहा था, ऑफिस डेकोरेशन की तरह हमने यूज करना देखा था, तो हम उसको एसेट्स बोल रहे थे। और तब हमने उसको परचेज ट्रीट नहीं किया था, तब हमने उसको एसेट ट्रीट किया था। तो उस कंडीशन में ये परचेज बुक में बच्चों फिर फर्नीचर नहीं आएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, तो ये रीसेल लिखने का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए हर वर्ड जो लिखता है उसका कोई ना कोई मतलब होता है बच्चों, वो क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखता है कि सर सेल डे बुक में और सेल रजिस्टर में कौन से ट्रांजेक्शन जाते हैं? तो एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जितना भी सर क्रेडिट सेल करेंगे किसका, गुड्स का, वो सारा का सारा आप सेल बुक में लिखेंगे। सर इसका मतलब कैश सेल नहीं जाएगा? हाँ बच्चों नहीं जाएगा। सर इसका मतलब अगर क्रेडिट सेल है एसेट्स का तो वो भी नहीं जाएगा, वो भी नहीं जाएगा। तो कहां पे जाएगा वो? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, सॉरी क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स कहां पे जाएगा बताइए जरा? जर्नल प्रॉपर में जाएगा, एकदम सही बोला आपने। क्योंकि सर कैश बुक में तो जाएगा नहीं वो, और भी कोई बुक है नहीं एसेट्स के लिए अलग से, तो जिसका कोई नहीं है उसका जर्नल प्रॉपर है। क्लियर है क्या? अच्छा, कोई एक बच्चा बताएगा क्या? कोई एक बच्चा मेरे को बताइए, सर आपने सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए सर बुक बनाया, सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए बुक बनाया, आपने परचेज के लिए भी बनाया, आपने सेल के लिए भी बनाया, और आपने रिटर्न के लिए भी अलग अलग बुक बना दिया। परचेज रिटर्न का अलग बुक है, सेल्स रिटर्न का अलग बुक है, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का भी अलग अलग बुक है। सर आपने एसेट्स के लिए क्यों नहीं बनाया बुक? सर आपने एसेट्स के लिए क्यों नहीं बनाया बुक? भाई एसेट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, तो आपने क्यों नहीं बनाया सर? बताइए जरा। हाँ बताइए। एग्जैक्टली यही एकदम मेन रीजन है। सर इन सारे बुक्स में आप जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे वो रेगुलर बेसिस पे होगा, सर रिकरिंग बेसिस पे होगा। पता चला कैश बुक सर 2 साल पहले परचेज किया, फिर उसका हमने को जरूरत ही नहीं पड़ा, हमने सर उसको ऐसा रख दिया, फिर आज 2 साल बाद हम लोग यूज करने जा रहे हैं तो बुलवाए हैं, वो गया है खोज के निकालेगा, धूल वूल लग गया है पूरा, तो पता चला वो प्रॉब्लम कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एसेट्स बुक नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो एसेट्स है बच्चों वो मेरा रिकरिंग नेचर का नहीं है, रेगुलर बेसिस पे नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, आइए, जितने भी परचेज रिटर्न होंगे बच्चों हम क्या करेंगे, उसको परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे। परचेज रिटर्न बुक एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, आप एकदम सही बोल रहे हैं, एसेट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब एसेट्स अगर आप परचेज या सेल करते हो तो दो तरीके से करोगे। एक तो बच्चों आपका कैश होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, क्रेडिट होगा। और कैश हुआ तो तुरंत कहां चला जाएगा वो? कैश बुक में। और सर क्रेडिट हुआ तो कहां पे जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। और ये याद रखिएगा, दोनों सेल हो या परचेज, दोनों के लिए मैं बातें लिखा हूं यहाँ पे, सेल हो या परचेज दोनों के लिए हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले, चलिए। यहाँ पे देखिए, तो ऑल परचेज रिटर्न, रिटर्न टू गुड बैक टू सप्लायर ड्यू टू डिफेक्ट्स। अब कोई भी रीजन हो सकता है, तो यहाँ पे तो इन्होंने एक ही रीजन दिया है, तो कोई भी रीजन हो सकता है, हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है सर, यहाँ पे एक चीज और प्रॉब्लम आता है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि सर ये जो रिटर्न है ये कैश रिटर्न होगा या क्रेडिट रिटर्न होगा, बताइए ना। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो रहेगा वो क्रेडिट रिटर्न रहेगा, क्योंकि कैश रिटर्न के लिए कैश बुक जिंदाबाद, जहां भी कैश आया तो कैश बुक। लेकिन जहां भी क्रेडिट होगा उसके लिए आपको या तो जर्नल प्रॉपर में जाना होगा, या तो अगर कोई स्पेसिफिक बुक है आपकी तो वहां पे आप जाओ। अब सेल रिटर्न के लिए देख लीजिए, सेल रिटर्न के लिए आपका सेल्स रिटर्न बुक है। अगर कस्टमर आपको कोई गुड्स रिटर्न कर देता है तो आप कहाँ पे लिखोगे? सेल्स रिटर्न बुक में। बिल रिसीवेबल के लिए बिल रिसीवेबल बुक, बिल रिसीवेबल के लिए बिल रिसीवेबल, और बिल्स पेबल के लिए बच्चों बिल्स पेबल बुक हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपका जो बिल एक्सेप्ट कर लिया है कस्टमर ने, ठीक है, तो वो आपका बिल रिसीवेबल हो जाएगा। फिर अगर आपने कोई बिल एक्सेप्ट किया है तो वो आपका बिल्स पेबल में चला जाएगा। और जितने भी बच्चे ट्रांजेक्शन बचा, फॉर ऑल अदर ट्रांजेक्शंस नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज, दैट इज परचेज और सेल ऑफ एसेट्स, एक्सपेंसेस, एक्रूवल्स, रेक्टिफिकेशन, एडजस्टिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है, ये सब बच्चों आपकी कहाँ पे आ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी मिल गया ढेर सारा। और ये याद रखिएगा, जो परचेज और सेल है बच्चों क्रेडिट हो जाएगा। ये कौन सा परचेज सेल? क्रेडिट परचेज एंड सेल। क्लियर है क्या सबको? आगे चले, ठीक है। आइए अब हम लोग अलग अलग बुक को ध्यान से देखते हैं।
बस आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बस इतना भी अगर आप पढ़ लेते हो परचेज बुक के बारे में तो इनफ है। वहां पे परचेज बुक बनाने को देगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका चूंकि क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। देखिए क्या होगा, परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, सॉरी परचेज बुक में क्या आएंगे। तो परचेज डे बुक रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। यहीं पे वो बात खत्म हो गया। परचेज बुक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो इतने से में खत्म हो गया। इट फॉलोज दैट एनी कैश परचेज और कैश परचेज ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक। अब देखिए किन दो चीजों को एक्सक्लूड कर दिया, किन दो चीजों को एक्सक्लूड कर दिया। सर कैश परचेज होना चाहिए या परचेज ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स, तो वो आपका यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर। गुड्स के अलावा आप कुछ भी परचेज करो नहीं आएगा, कैश परचेज है तो नहीं आएगा। क्लियर। उसके बाद पीरियोडिकली द टोटल ऑफ परचेज डे बुक आर पोस्टेड टू परचेज अकाउंट इन द लेजर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि हमने देखा था स्टार्टिंग में कि सब्सिडरी बुक्स के बाद आपको लेजर में ट्रांसफर करना होता है इसका टोटल। तो परचेज अकाउंट का जितना भी आपका टोटल, सॉरी परचेज लेजर का जितना भी टोटल, अरे सॉरी परचेज बुक का जितना भी टोटल होगा वो परचेज अकाउंट में जाएगा। ठीक है, परचेज बुक का जितना भी टोटल है वो आपका परचेज अकाउंट में जाएगा। ठीक है, क्लियर। सर एक बात मेरा दिमाग में नहीं समझ में आ रहा है, आप परचेज बुक में सारे परचेज वाले ट्रांजेक्शन लिखते हो, तो आखिर जब आप एक बार यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को लिख ही रहे हो तो परचेज अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है। बस आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्यों बना रहे हो, बताइए कि क्या जब हम परचेज बुक बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट की जरूरत है क्या। मुझे तो गलत लग रहा है यार ये, आप लोगों को क्या लग रहा है। पहले तो ये बताइए क्या जरूरत है यहाँ पे परचेज अकाउंट की परचेज बुक के बाद में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कुछ। सबको आवाज आ रही है मेरी, मेरा क्वेश्चन सबको क्लियर है। हेलो। हेलो। तो ये बताइए क्या इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसको, परचेज बुक के बाद परचेज अकाउंट बनाएंगे। क्यों बनाए बताइए भाई, हम लोग परचेज बुक में तो सारी रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं, परचेज अकाउंट भी बनाने को आप बोल रहे हो अलग से। हाँ जी, आपने एकदम सही बोला सर, परचेज डे बुक का जो टोटल होता है वो परचेज अकाउंट में जाता है। तो सर क्यों, डायरेक्ट आप इसको लेजर में भेज दीजिए ना। देखिए मैं बताता हूँ, अब परचेज बुक में सर आपने साफ बोला, आपने परचेज बुक में साफ बोला कि सिर्फ और सिर्फ सर क्रेडिट परचेज जाएगा। क्लियर। कैश परचेज एकदम नहीं आएगा, हम एकदम नहीं अलाउ करेंगे कैश परचेज को। तो कैश परचेज को आपने एकदम सरासर काट दिया। तो अब बच्चों जो आपका परचेज अकाउंट रहेगा उसमें दोनों ट्रांजेक्शन आएंगे। तो आपका क्रेडिट परचेज भी आएगा प्लस साथ ही साथ आपका कैश परचेज भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो परचेज अकाउंट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। परचेज बुक सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करता है, और परचेज अकाउंट में बच्चों क्रेडिट और कैश दोनों परचेजेस आपको मिल जाएंगे, दोनों के दोनों आपके गुड्स के रिलेटेड होंगे, गुड्स के रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है आपका परचेज बुक और परचेज अकाउंट में। बेसिकली ये डिफरेंस आपको सारे अकाउंट में मिलेगा, मतलब सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न अकाउंट में। क्लियर है सबको, ये डिफरेंस आपको हर जगह पे मिलेगा, क्योंकि इन सारे बुक्स में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, और परचेज अकाउंट या जो उसका अकाउंट होगा वहां पे आपका कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होगा। सबको क्लियर है क्या।
सारे जनरल का क्वेश्चन है, एक परचेज बुक का क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो परचेज बुक में आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि आपका बिजनेस किस चीज का है। बिजनेस किस चीज का है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा आइटम गुड्स है और कौन सा आइटम गुड्स नहीं है। कौन सा आइटम गुड्स है और कौन सा आइटम गुड्स नहीं है, ये पता चल जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बार बार ये चप्पल खरीद रहा है, इसका मतलब इसका जो बिजनेस है वो स्लीपर्स का है, वो स्लीपर्स का है। तो देखिए क्या लिखता है, डेट पहले तो दी हुई है अप्रैल 2020 को, परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली। ठीक है, क्या हमने परचेज किया है, तो 100 डजन ऑफ रेक्सॉन हवाई चप्पल, 120 पर डजन। फिर 200 डजन पालकी लेदर चप्पल इन्होंने परचेज किया और 300 पर डजन। और यहाँ पे आप देखिए तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है और फ्रेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका एक ट्रांजेक्शन है। तो आइए देखते हैं इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। फॉर्मेट इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप एक साथ यहाँ पे देख लीजिए। तो परचेज अकाउंट सॉरी परचेज बुक का ये फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले कॉलम जो आपका रहेगा बच्चों, वो डेट का रहेगा, फिर पर्टिकुलर का रहेगा, फिर ग्रॉस अमाउंट, या आप इसको यहाँ पे डिटेल भी बोल सकते हो। अब ये जो डिटेल है ये सब डिवाइड होगा यहाँ पे कि इसमें क्या आपका ट्रेड डिस्काउंट है, नेट प्राइस है और फ्रेट है, और उन सब का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हमने अजय एंटरप्राइज से परचेज किया था 100 डजन ऑफ चप्पल एट द रेट 120 पर डजन। ठीक है, तो आपका रेट कितना हो गया, सॉरी आपका जो अमाउंट हो गया 12,000 रुपीज। फिर 200 आपने परचेज किया जिसका अमाउंट हो गया 60,000 रुपीज। क्लियर, उन दोनों को अगर आप जोड़ दो, उन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो आपका जो अमाउंट आ रहा है, टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 72,000। ठीक है, जिसमें से आपको माइनस करना होगा यहाँ पे देखिए ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर, उसके बाद आपका ये नेट अमाउंट आ जाएगा जिसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर दे रहे हैं। तो इतना अमाउंट मेरा आ गया 64,800, और ये मेरा फ्रेट। तो टोटल जो पेएबल अमाउंट है, जो टोटल पेएबल अमाउंट है सामने वाली पार्टी को कितना देना है सर, 64,190 सॉरी 950 रुपीज। ठीक है, तो ये ऐड करने के बाद आया है। क्लियर, सबको क्लियर है क्या सारे ट्रांजेक्शन? चले आगे, अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या। फ्रेट मतलब ये बच्चों यहाँ पे किराया हो गया। हम गुड्स अगर मंगवा रहे हैं तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो क्या बोलते हैं डोरेमोन का एनीवेयर डोर है कि वो खोला और आ गया। वो ट्रांसपोर्ट करके आएगा, वो आप गुड्स का किराया जो लग जाएगा वो हम लोग उसको फ्रेट बोल देंगे। ठीक है, तो फ्रेट आपका एक्सपेंस हो जाता है बेसिकली। जब भी हम गुड्स को मंगवाते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं, तो उसका जो किराया हो जाएगा उसको हम फ्रेट बोल देंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, 15th ऑफ अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुआ है। किससे परचेस कर रहे हैं, बालाजी ट्रेडर से परचेस कर रहे हैं। शूज अगेन परचेस कर रहे हैं, शूज तो 50 डजन शूज परचेस कर रहे हैं, पर डजन 400 रेट है। फिर 100 पेयर्स ऑफ शूज परचेस किया अगेन, और 140 पर पेयर हो जाएगा, ये पर पेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो तो ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना है 10%, और फ्रेट अगेन आपका लगा हुआ है 200 रुपीज। क्लियर, देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन को कैसे लिखना होगा। 50 डजन मैक्स शूज आ गया 400 के रेट के हिसाब से 20,000 ये हो गया, और 100 पेयर परचेज कर रहे हैं 140 पर पेयर, तो पूरा 100 का हो गया 14,000 प्राइस, जिसको कि आप ऐड कर दो तो यहाँ पे आपका 34,000 आ जाएगा। 34,000 आ गया। अब इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, जो कि यहाँ पे आपके आ गया 3,400। माइनस करने के बाद अमाउंट कितना बचेगा, नेट अमाउंट 30,600। मतलब इतने रुपए का आपने नेट परचेजिंग किया, जिसमें आपको 200 प्लस कर देना है आपका जो फ्रेट लग रहा है, और ये अमाउंट ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा कि नेट पेएबल अमाउंट कितना है। क्लियर है क्या? क्लियर, ये परचेज आपका कितने का हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख गई। फिर उसके बाद एक लास्ट ट्रांजेक्शन है 28 ऑफ अप्रैल को। क्लियर, देखिए अगला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है कि 40 पेयर लेदर शूज हमने परचेज किया 400 पर पेयर, 100 डजन रॉसी हवाई चप्पल परचेज किया 180 पर डजन, और ट्रेड डिस्काउंट हमने ऐड सॉरी ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10% के हिसाब से, और फ्रेट अगेन आपका 100 रुपीज का है। तो देखिए पहले तो डेट आप लिख दीजिए, फिर जिससे परचेज कर रहे हो वो लिख दो आप, फिर जितने जितनी चीजें आप परचेज करो रेट, और ये आ गया आपका टोटल अमाउंट। उसी की तरीके से 100 रोजी हवाई चप्पल है एट द रेट 180, तो ये आ गया टोटल आपका 18,000। दोनों को जोड़ दिया आपने तो 34,000 आ गया। फिर उसके बाद अगेन आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो आप 10%, जिसके बाद ये आ गया। फिर
₹100 फ्रेट ऐड करने के बाद ये फाइनल अमाउंट आ गया। अब आपको क्या करना है, ये फाइनल अमाउंट यहाँ पे ऐड कर लेना, मतलब पूरा इस कॉलम का एडिशन, ठीक है? पूरा इस कॉलम का एडिशन ऐड कर लीजिए। यहाँ पे लग रहा है मुझे कुछ टोटलिंग में इन्होंने गलती की है। ये ₹50 हो जाएगा, है ना? ₹950 होगा। क्लियर है क्या? सबको समझ में आया? सारे बच्चों को परचेज बुक समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा होता है, जितने भी आपके बुक होते हैं सब सिंपल से है। परचेज बुक आ गया तो अब सेल्स बुक भी आपको समझ में आ जाएगा। सेल्स बुक के लिए देखिए क्या बोलता है, किसी का कोई डाउट नहीं है ना अभी तक में? किसी भी बच्चे का अभी तक में कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, कोई भी डाउट आएगा आपको बताना होगा कि सर ये प्रॉब्लम है। सेल्स बुक, सर सेल्स बुक क्या हो गया? सेल्स बुक अगेन सेम चीजें कि क्रेडिट सेल जितने भी होंगे गुड्स के वो लिखना होगा। तो देखिए क्या लिखता है, द सेल्स डे बुक रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है, टू कस्टमर्स, सेल्स ऑफ अदर मटेरियल, सेल्स ऑफ अदर थिंग्स इवन ऑन क्रेडिट विल नॉट बी इंटर्ड इन द सेल्स डे बुक बट इट विल बी इंटर्ड इन जर्नल प्रॉपर। अगर सर गुड्स के अलावा कोई भी चीज आप परचेज सॉरी सेल कर रहे हो, भले वो क्रेडिट पे है, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। इफ द गुड्स सोल्ड आर सोल्ड फॉर कैश इट विल बी इंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है? अगर सर कैश ट्रांजेक्शन है तो आपको क्या करना होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है? टोटल ऑफ सेल्स डे बुक इज पीरियोडिकली पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट इन द लेजर, ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा, क्योंकि सर आपका सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन आ रहा है, क्रेडिट सेल आ रहा है, और सेल्स अकाउंट में कैश से सॉरी क्रेडिट सेल भी आएगा और कैश सेल भी आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट बनाना इसलिए जरूरी होता है। क्लियर? फिर इसके बाद आइए सेल्स बुक देख लेते हैं। सेल्स बुक का भी जो आपका फॉर्मेट है वो एकदम सेम है, वो एकदम सेम रहेगा, कोई भी बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज और, जैसे कि आपको मालूम है कि जो सब्सिडियरी बुक्स है वो जर्नल का ही पार्ट है, और जर्नल में आपने पढ़ा है कि वाउचर नंबर होता है और लेजर फोलियो होता है। तो बच्चों यहाँ पे भी आपको ये दोनों कॉलम मिलेंगे, ऑल्दो इस वाले में यहाँ पे आपको नहीं दिखा है, लेकिन आपको ऑल्दो याद रखना होगा कि वो दोनों कॉलम आपके होते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं सेल्स बुक में। तो सेल्स में आप देखिए कौन है, किसकी बुक में ट्रांजेक्शन करना है, तो मैसेस किशोरी एंड सन्स ईयर 2020 एज पर देयर वेस्ट बुक मेक आउट देयर सेल्स बुक। तो देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन। सबसे पहले क्या है, हम लोग सेल कर रहे हैं मैसेस गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सेल किया इसलिए रिकॉर्डिंग हो रही है। कितना हुआ है, 30 शर्ट हमने सेल किया एट द रेट 800 पर शर्ट, 20 ट्राउजर किया है 1000 पर ट्राउजर, और ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे आपको 10% मिल रहा है, ठीक है? आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ गया मैसेस गुप्ता एंड वर्मा, ठीक है? तो 30 शर्ट्स 800 के हिसाब से, 20 ट्राउजर्स 1000 के हिसाब से, ये डिटेल आपने यहाँ पे ऐड कर लिया 44,000, फिर उसमें से 10% माइनस कर दिया आपने, फिर आपका अमाउंट कितना आ गया, और जो अमाउंट आया यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है? और उसका इनवॉइस डिटेल अगर कुछ आपको देगा क्वेश्चन में तो वो यहाँ पे आप लिख दोगे। क्लियर? फिर उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे आप क्या सेल कर रहे हो, फर्नीचर सेल कर रहे हो, जो कि आपका गुड्स नहीं है, ठीक है? तो ये वाला ट्रांजेक्शन बच्चों हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? अब उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, सोल्ड 50 शर्ट्स टू मैसर्स जैन एंड सन 800 पर शर्ट, तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। क्लियर? तो देखिए क्या लिखता है, मैसर्स जैन एंड सन्स को आपने ट्रेड किया है 50 शर्ट्स और 800 का, तो कोई डिस्काउंट डिस्काउंट है नहीं, तो बच्चे हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे है, एक ट्रांजेक्शन है 13 शर्ट, हमने शर्ट तो हमारा गुड्स है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है बच्चों, कैश, तो कैश पढ़ते ही आपको यहाँ पे क्रॉस कर देना है कि ये ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि आपका ये कैश ट्रांजेक्शन है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मैसेस माथुर एंड जैन, तो आप देखिए क्या क्या आप सेल कर रहे हो उसके हिसाब से आपको डिटेल में यहाँ पे लिखना होगा। तो 100 शर्ट्स एट द रेट 750 फॉर शर्ट, 10 ओवरकोट्स एट द रेट 5000 पर ओवरकोट, और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है? तो देखिए इसी तरीके से रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, मैसर्स माथुर एंड जैन
100 शर्ट्स एट द रेट 750 तो 75,000, फिर 10 ओवर कोट्स 5,000 के हिसाब से 50,000 रुपया हो गया, और इन दोनों को जोड़ करके इतना आ जाएगा 1,25,000 रुपीज। फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है। क्लियर? और फिर यही वाला जो टोटल है, ये वाला जो टोटल है 1,92,100, ये उठ करके आपका सेल्स अकाउंट में चला जाएगा, सेल्स अकाउंट में इसी तरीके से चला जाएगा। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों सेल्स बुक और परचेज बुक में? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ, देखिए सेल्स बुक में कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं होते हैं। अब सेल्स बुक का जो डिजाइन है वो आपका चेंज होता जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में फ्रेट नहीं था तो फ्रेट नहीं आया, है ना? अब कई क्वेश्चन में आपका जीएसटी भी होता है, तो वहां पे फिर जीएसटी के लिए अलग से हम कॉलम बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका कोई स्पेसिफिक कॉलम नंबर नहीं होता है कि आपका किस हिसाब से रहेगा, वो ट्रांजेक्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है? तो ऐसा कोई क्वेश्चन बेसिकली नहीं आएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि मतलब कौन से ट्रांजेक्शन जाते हैं, कौन से ट्रांजेक्शन नहीं जाते हैं, ये सब चीजें इससे रिलेटेड आएंगी। ठीक है? ऑल्दो हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ बताइए, और किसका डाउट है? सबको क्लियर हो गया? आगे चले क्या? किसी और बच्चों को कोई डाउट आएगी तो बताएंगे आप लोग। आते हैं, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। अब देखिए याद करने का तरीका क्या है। आप सर गुड्स परचेज करके लाए होंगे, आपके पास में रखा होगा, ये गुड्स आपके पास रखा है। अब अगर आप इसको रिटर्न करने जाओगे तो बिजनेस से क्या करना पड़ेगा? इसको आउट करना पड़ेगा। बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा? आउट करना पड़ेगा। तो परचेज रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। यानी कि जो रिटर्न जा रहा है वो आउटवर्ड जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर है? तो परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। इस तरीके से आप याद करके रख सकते हो कि सर परचेज हमने जब किया तो परचेज करके हम अपने बिजनेस में लेके आए, और जब रिटर्न करना है तो बिजनेस से बाहर निकालना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है क्या? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सर परचेज रिटर्न में कैसे ट्रांजेक्शन जाते हैं? वी रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज इन द परचेज रिटर्न बुक। जितना भी आप परचेज करते हो ना, उसको आप क्या करते हो, अगर रिटर्न कर दिया आपने तो उसको आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे बच्चों? परचेज रिटर्न बुक में। क्लियर? एक खास बात जो कि आपका परचेज रिटर्न बुक में और सेल्स रिटर्न बुक में जरूर आता है, पूछता है कि कौन सा वाला नोट इशू करते हैं। तो डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी रिटर्न ऑफ गुड्स इन डुप्लीकेट। जितना भी गुड्स आप रिटर्न करते हो तो उसके लिए आपको डेबिट नोट बनाना होता है डुप्लीकेट में। एक तो पार्टी को दे दोगे और एक आप अपने पास रखे रहोगे। अब सर डेबिट नोट क्या होता है? अच्छा, डेबिट ही क्यों होता है, क्रेडिट क्यों नहीं होता है? ठीक है, अब देखिए उसके पीछे का रीजन क्या है। अब जैसे आप लोगों को जब मैंने जर्नल एंट्री समझाया था, सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सर परचेज हमेशा क्या होता है, बताइए जरा। परचेज को जनरल एंट्री में हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं या क्रेडिट लिखते हैं? है ना सर? मैक्सिमम केसेस में सर डेबिट लिखते हैं। तो सर परचेज रिटर्न क्या होगा? उसका अपोजिट, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। एकदम सही बोला। तो सर परचेज रिटर्न जो होता है वो मेरा क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न जो होता है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो सर अपोजिट में कौन आएगा, डेबिट में कौन आएगा? सर वो वाली पार्टी जिसको हमने गुड्स रिटर्न किया, वो पार्टी जिसको कि हमने गुड्स रिटर्न किया, हम बोल सकते हैं क्रेडिटर हो सकता है वो मेरा, है ना? हम बोल सकते हैं मेरा क्रेडिटर हो सकता है, मेरा सप्लायर हो सकता है गुड्स का, तो हमने उसको क्रेडिटर बोल दिया या सप्लायर बोल दिया। क्लियर? दोनों का मतलब वही हो जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसा आप लिखोगे। क्लियर? तो अब आप अपनी जर्नल एंट्री में जरा देखिए कि हमने सप्लायर, अब देखिए डेबिट होने का मतलब क्या है। इसकी पहली वाली एंट्री क्या पास हुई होगी? जब हमने परचेज किया, क्योंकि सर इसके पहले तो आपको परचेज करना जरूरी है ना, तभी ना आप रिटर्न करोगे। तो इसके पहले एंट्री कौन सी पास हुई होगी? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। सपोज कर लीजिए आपने 50,000 का परचेज किया है,
तो ये 50,000 क्रेडिटर के सामने लिखते ही इसका मतलब क्या हो गया, सर इतने रुपए की लायबिलिटी आ गई इसी डेट को आपके पास में, कि फ्यूचर में आपको 50,000 का पे करना है। इस एंट्री से हमें ये समझ में आ रहा है सर, एक तो मेरे पास गुड्स आई 50,000 की, और साथ ही साथ मेरे पास में मेरे सर पे एक लायबिलिटी आ गई 50,000 की, आपको फ्यूचर में इतने रुपए का गुड्स, सॉरी इतना रुपए का पेमेंट करना है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है मैंने जो बोला? इस एंट्री से सर हम ये कंक्लूजन निकल के सामने आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप ये वाली एंट्री करोगे तो आप अपने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया। सपोज कर लीजिए आप 8,000 का गुड्स रिटर्न कर रहे हो, आपने 8,000 से उसको डेबिट कर दिया, मतलब बोल सकते हो कि आप उस 50,000 में से 8,000 माइनस कर रहे हो। 50,000 में से 8,000 माइनस कर रहे हो, यानी कि फ्यूचर में अब आपको इसको कितना पे करना पड़ेगा, बताइए जरा, है ना, 42,000। तो सर इसकी लायबिलिटी आप कम कर रहे हो अपने बुक्स में, तो सर इसको भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब सर गुड्स मिलेगा तो इन्फॉर्म तो हो ही जाएगा, सामने से गुड्स आ रहा है इसका मतलब इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो बच्चों डेबिट नोट हम लोग ये बोलते हैं कि हम सामने वाली पार्टी को बता रहे होते हैं कि देखो देखो देखो, हम आपको क्या कर रहे हैं, अपने बुक्स में क्या कर दिया हमने, आपको डेबिट कर दिया। हम अपने बुक्स में आपको क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो डेबिट नोट हम लोग इसलिए भी इशू करते हैं, साफ साफ लिखते हैं डेबिट में कि वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट फॉर दैट रीजन। रीजन क्या होगा, कि जो भी रीजन हो सकता है मेरा गुड्स रिटर्न करने का, कि नॉट डिलीवर एज पर सैंपल, या फिर डिफेक्टिव गुड्स हमें मिल गया है इसलिए मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे रीजन के साथ हम क्या देते हैं, उसको डेबिट नोट देते हैं। एक कॉपी अपने पास रखेंगे, एक कॉपी उसको देंगे। क्लियर है, बात समझ में आया? इस तरीके से आपको याद होगा, याद रहे, परचेज रिटर्न में हम लोग डेबिट नोट इशू करते हैं, क्योंकि पार्टी को हम क्या करते हैं बच्चों, डेबिट करते हैं। याद रहेगा ना, बोलिए? क्लियर? और एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत बात क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए परचेज रिटर्न का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो बच्चों डेबिट नोट होता है, यही वो सोर्स डॉक्यूमेंट है जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपने रिटर्न गुड्स किए हैं। पता चला कल को वो सामने से आ गया आपसे बोलने की नहीं मेरा 50,000 दो, कैसा गुड्स, हमें तो कुछ गुड्स नहीं मिला, तो आप ये डेबिट नोट के थ्रू उसको प्रूव कर सकते हो कि देखिए यहाँ पे आपका भी सिग्नेचर है, आपने इस डेबिट नोट को एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए लिखता है कि परचेज रिटर्न के केस में हम लोग बच्चों हमेशा डेबिट नोट इशू करते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स, अब क्या डेबिट नोट में होता है, इट कंटेन्स द नेम ऑफ सप्लायर, डिटेल ऑफ गुड्स रिटर्न, जितना भी गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो उसका डिटेल, और रीजन भी कि क्यों आप इसको रिटर्न कर रहे हो। इट नीड टू बी डेटेड एंड सीरियली नंबर्ड, और जो आपका डेबिट नोट है वहां पे बच्चों क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए और सीरियल नंबर भी होना चाहिए। सीरियल नंबर नहीं होगा तो ये डेबिट नोट बेकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे जितना भी आपको बिल मिलता होगा उस सब का यूनिक सीरियल नंबर होता है, यानी कि वो कॉपी नहीं हो सकता है। ठीक है, एक ही नंबर का दो डेबिट नोट नहीं होगा, इसलिए बेसिकली यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? सारी बातें बच्चों क्लियर है आपको? ठीक है, तो डेबिट रिटर्न बुक में कुछ बातें आपको याद करना होगा, जैसे कि एक तो डेबिट नोट इशू होता है यहाँ पे। क्लियर, और साथ ही साथ आपको ये याद करना होगा कि क्रेडिट गुड्स जो हमने परचेज किया वो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करते हैं। अब देखिए ये फॉर्मेट हो जाएगा परचेज रिटर्न बुक का। परचेज रिटर्न का आपका क्या फॉर्मेट होगा, सबसे पहले आप डेट लिखोगे, फिर पर्टिकुलर, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेबिट नोट नंबर। ठीक है, फिर अगेन लेजर फोलियो, फिर उसके बाद डिटेल, टोटल और रिमार्क। डिटेल में क्या आ जाएगा, जो भी गुड्स का आपका डिटेल है वो, और उसका टोटल, जैसे मान लेते 3-4 प्रोडक्ट अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो उन सबका यहाँ पे लिख लीजिए, और टोटल यहाँ पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ हरी हु इज डीलिंग इन ऑटोमोबाइल्स एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। ठीक है, लेजर में भी पोस्ट करना है, ऑल्दो लेजर वाला पार्ट हमने अभी यहाँ पे स्किप कर दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रिटर्न बुक में कैसे एंट्री होती है। साफ साफ यहाँ पे बोल दिया कि मेरा जो बिजनेस है वो कौन सा है, ऑटोमोबाइल का है, यानी कि गुड्स जो होगा वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो देखिए लिखता है कि रिटर्न 2017 जनवरी 5 को हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न टू आनंद 5 क्लच प्लेट, अब वो ऑटोमोबाइल में यूज होता है, 200 ईच, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर, जैसा हमने ऑर्डर किया था उसके हिसाब से हमें रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसा हो जाएगा एंट्री, सबसे पहले आपको जनवरी 5 लिखना है, यहाँ पे पार्टी का नाम लिख दिया और आपने उसका डिटेल लिख दिया।
फिर डेबिट नोट नंबर अगर आपको मिलेगा तो वहाँ पे आपको लिखना होगा लेजर फोलियो नंबर, और डिटेल तो यहाँ पे कुछ एक ही आइटम है इसलिए डिटेल चाहिए नहीं, वो टोटल हो जाएगा। और रिमार्क में आप लिख सकते हो कि क्यों आप रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए दूसरा वाला पॉइंट जो है, जो कि जनवरी 14 को, रिटर्न टू चंद्रन 4 ब्रेक शूज एट द रेट 200 ईच, और यहाँ पे 2 आइटम हम रिटर्न कर रहे हैं। तो 10 रियर व्यू मिरर एट द रेट 350। क्यों रिटर्न कर रहे हैं? ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी, क्वालिटी हमारे हिसाब से नहीं थी तो हम लोग इसलिए इसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो 14 जून को हमने यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा, 4 ब्रेक वापस कर रहे हैं 200 रुपए का, डिटेल में और फिर उसके बाद उसका टोटल। क्लियर है? फिर यहाँ पे एक फाइनल टोटल आ गया। अब देखिए परचेज रिटर्न हमारा क्या होता है बच्चों, अभी जस्ट हमने जर्नल एंट्री किया है तो क्रेडिट लिख दिया, यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया। अब ये परचेज रिटर्न अकाउंट में जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। जब लेजर बनाएंगे तो वहां पे ये अकाउंट में, परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा 5300 रुपीज। तो इसको हम, ये वाला जो पोर्शन है ये लेजर में हम लोग इसको देखेंगे। क्लियर है क्या सारे बच्चों को परचेज रिटर्न बुक? ठीक है, अब बच्चों अगर आपको परचेज रिटर्न बुक समझ में आ गया तो सेल्स रिटर्न बुक भी तुरंत समझ में आ जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, तो वी रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ द गुड्स सोल्ड टू इन द सेल्स रिटर्न बुक। जो भी गुड्स आपने सेल किया था वो अगर रिटर्न होके आता है तो बच्चों हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में। अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर द एवरेज रिटर्न ऑफ गुड्स इन डुप्लीकेट। ठीक है, तो 2 कॉपी हम लोग बनाएंगे क्रेडिट नोट का, एक तो हम पार्टी को दे देंगे और एक मेरे साथ में मेरे पास में रखा रहेगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर हम उसको क्रेडिट नोट देंगे, वो हमें गुड्स रिटर्न करने की देता है, मतलब हम, ये मेरा बिजनेस हो गया और वो मेरे पास अगर गुड्स रिटर्न करने के लिए लेके आ रहा है तो वो क्रेडिट नोट लेके आएगा, सॉरी वो डेबिट नोट लेके आएगा। अरे मुझे यही तो पूछना था कि वो कौन सा नोट देगा। देखिए मेरी बात समझिए, वो डेबिट नोट लेके आएगा और मैं इन रिटर्न उसको क्या दे दूंगा, उसको अपने पास में से क्रेडिट नोट दे दूंगा। मेरी बात समझ में आई सबको? क्लियर? ये अपने बुक में डेबिट कर रहा है इस बात को, इसलिए ये देगा कि देखो मैं अपने बुक में आपको डेबिट कर रहा हूं। तो ये क्या है, उसी चीज को अपने बुक में क्रेडिट करने के बाद, जैसे ही वो गुड्स जो इन्होंने सेल किया था, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेल है वो, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज है वो। ठीक है, तो ये अपने बुक में परचेज रिटर्न की एंट्री कर लिया है और यहाँ पे लेके आ रहा है, और जैसा ही हमने अपने बुक में इसको एंट्री कर लिया, मतलब वो कैंसिल कर दिया, उसका रिटर्न एक्सेप्ट करके उसका जो अमाउंट ड्यू था उसको हमने कैंसिल कर दिया। अब ये सामने वाला पार्टी मेरे लिए डेटर है, हम उसके लिए क्रेडिटर हैं। तो वो जब मेरे पास से हम उस, मतलब हम अपने बुक्स में से उसका जो अमाउंट है, उसका जो ड्यू है वो कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करते ही हम उसको क्या इश्यू कर देंगे बच्चों? क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है, एंट्री क्या पास होती है रिटर्न के लिए, बताइए जरा। देखिए रिपीट कर देते, आइए देखिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जैसे जो पार्टी है, जो मेरा कस्टमर है, ठीक है, और ये मैं हूं, बिजनेस। ठीक है, तो देखिए वो रिटर्न करेगा तो वो एंट्री क्या करेगा, वो एंट्री करेगा सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न, और उसने ये गुड्स जैसे ही मेरे को उसने डेबिट किया, वो डेबिट नोट के साथ मेरे पास आएगा कि लीजिए लीजिए आपका गुड्स अच्छा नहीं है, ये वापस कर लीजिए। ठीक है, तो ये डेबिट नोट मुझे देगा, और हम जैसे ही उस गुड्स को एक्सेप्ट करेंगे, बोलेंगे लाओ ठीक है तुम्हारा गुड्स हम रख लेते हैं। जैसे ही हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर हम अपने बुक में उसकी एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे टू डेटर या कस्टमर। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे उसको डेबिट किया तो ये उस बात का प्रूफ होगा। अब हमें उसको क्या देना पड़ेगा, सॉरी हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे उसको पार्टी को क्रेडिट किया, तो हमें उस बात का, इसका प्रूफ देना होगा उसको कि देखिए मैंने आपका जो अकाउंट है क्रेडिट कर दिया है, और हम इसको ये प्रूफ दे देंगे। तो मेरे को वो डेबिट नोट दे देगा और हम उसको क्रेडिट नोट दे देंगे। इस बेसिस पे हम लोग ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग अपने अपने बुक्स में कर लेंगे। तो यहाँ सेल्स रिटर्न के बुक में के टाइम में हम लोग क्या इशू करते हैं बच्चों? क्रेडिट नोट इशू करते हैं, और सामने से हमें इसी के अगेंस्ट में डेबिट नोट मिल जाएगा। तो सेम ट्रांजेक्शन के लिए मेरे पास एक कॉपी डेबिट नोट की रहेगी जो सामने वाली पार्टी देगा, और मेरा खुद का बनाया हुआ क्रेडिट नोट मेरे पास रहेगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है। क्लियर? अब सर देखिए क्रेडिट नोट में क्या क्या रिकॉर्डिंग होगा। अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाला पॉइंट समझ में आ गया, और याद रहेगा कि कौन सी बुक
इशू करता है? कौन सा नोट इशू करता है, सॉरी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे लिखता है कि क्रेडिट नोट कंटेन्स द नेम ऑफ द कस्टमर, नेम ऑफ द कस्टमर कि किससे वो रिटर्न होके आ रहा है, डिटेल ऑफ द गुड्स रिटर्न कि कौन कौन सा गुड रिटर्न आया, और रीजन देयर ऑफ, ठीक है, और उसका रिटर्न। फिर यहाँ पे भी आपका वो डेटेड रहेगा और सीरियल नंबर रहेगा। अच्छा, एक चीज और सर, रिटर्न इनवर्ड है वो कैसे पता चलेगा? आपने जब गुड्स बेचा तो वो सर गुड्स बिजनेस के बाहर चला गया, अब रिटर्न होके अंदर आ रहा है, बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ये जो रिटर्न है वो इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। क्योंकि कई बार बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको सेल्स रिटर्न को इनवर्ड बोलते हैं या सेल्स रिटर्न को आउटवर्ड बोलते हैं, ये बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये रहेगा छोटा सा फॉर्मेट हमारा सेल्स रिटर्न का। डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर है, आउटवर्ड इनवॉइस रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लेजर फोलियो, आउटवर्ड इनवॉइस को आप क्रेडिट नोट भी बोल सकते हो, क्रेडिट नोट, क्लियर। फिर उसके बाद ये डिटेल हो जाएगा, टोटल और रिमार्क, क्लियर। आइए देखते हैं उसका इसका कुछ एंट्री देख लेते हैं जिसके कि मेरे पास कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए। देखिए क्या लिखता है, मगेश जो कि एक टेक्सटाइल डीलर है, उसके बुक्स में हमें रिटर्न की एंट्री करनी है। तो डेट है आपका 17 और अप्रैल 6। रिटर्न बाय शंकर 30 शर्ट्स कॉस्टिंग 150 ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी, ठीक है। तो 150 के हिसाब से आपको 30 शर्ट्स मिल रहा है, इंफीरियर क्वालिटी की वजह से गुड्स रिटर्न आ रहे हैं। तो 6 अप्रैल डेट हो गया। फिर पार्टी का नाम आपका आ गया शंकर, जो कि मेरा कस्टमर है। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 30 शर्ट्स हो गए, लेजर फोलियो नंबर हो गया, क्रेडिट नोट नंबर अगर आपको मिलेगा तो वो लिख देना है आपको। फिर उसके बाद डिटेल में आप लिख दो, और आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि एक ही आइटम है। फिर ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी ये आप लिख दो। अच्छा, एक चीज ये बताइए, यहाँ लेजर फोलियो नंबर में कौन से अकाउंट का नंबर लिखेंगे, कौन से अकाउंट का नंबर लिखेंगे? परचेज रिटर्न का नहीं नहीं, सेल्स रिटर्न का नहीं लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे से शंकर का, कि शंकर का मेरे लेजर वाले बुक में कौन सा पेज नंबर है या कौन सा लेजर नंबर है, ठीक है। तो वो वाला नंबर हम लोग लिखेंगे शंकर के लिए, यहाँ पे लिखेंगे। सपोज कर लीजिए 176 हो गया। फिर अमर के लिए जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, 250 हो गया सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो वो जो लेजर फोलियो इसका आएगा, क्लियर, इन पार्टीज का। यहाँ पे आप सेल्स रिटर्न का तो ये अकाउंट में जा रहा है ना, देखो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है वो यहाँ पे जा रहा है, क्लियर। आइए फिर यहाँ पे देख लीजिए, अमर टेलर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, हमें 10 शर्ट कर रहे हैं जिसकी कॉस्टिंग 100 रुपीज है, और क्यू रिटर्न कर रहे हैं बिंग नॉट इन द अकॉर्डेंस विद देयर ऑर्डर, उनके ऑर्डर के हिसाब से नहीं था। तो ठीक है, अमर टेलर 10 शर्ट्स 100 रुपीज ईच, 1000 नॉट इन द अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर। फिर परमा स्टोर क्या रिटर्न कर रहा है, 12 सलवार सेट रिटर्न कर रहे हैं और 200 ईच। फिर उसके बाद आप क्या देखिए, सेम रीजन है कि नॉट अकॉर्डेंट विद द ऑर्डर, ठीक है। ये चीजें आ गई। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम लोगों ने उसी हिसाब से यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 24,000। फिर यहाँ पे पूरा डिटेल एक साथ उसने इंटर कर दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि एक एक पार्टी का है ना, सिंगल सिंगल है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और फिर जो अकाउंट में जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट में ये वाला अमाउंट टोटल चला जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग लेजर पढ़ेंगे तो वहां पे उन चीजों को देखेंगे अच्छे से। क्लियर है यहाँ तक? सेल्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं हम लोग बिल रिसीवेबल बुक देखते हैं, बिल्स पेबल बुक देखेंगे और जनरल प्रॉपर, ठीक है। ऑल्दो अब इतना यूज में नहीं होता है बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक, तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑल्दो सीबीएसई की भी उसमें से हटा दिया है, लेकिन हाँ आपके यहाँ पे है सिलेबस में, इस सिलेबस थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं है क्या। देखिए बिल रिसीवेबल क्या होता है, कोई बताएगा क्या? ऑल्दो ये पूरा एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां पे हम लोग देखेंगे अच्छे से डिटेल में, लेकिन फिर भी कोई एक ओवरव्यू देना चाहेगा बिल रिसीवेबल बुक के बारे में? बिल रिसीवेबल क्या होता है बेसिकली? अच्छा ये बताइए मेरे को, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, इससे आप लोग बताइए जाइए। बिल रिसीवेबल कौन से केस में आएगा, कैश सेल के केस में आएगा या क्रेडिट सेल के केस में आएगा? क्रेडिट में, ठीक है सर, क्योंकि कैश में तो इमीडिएट पैसा मिल गया, और बिल रिसीवेबल का तो यूज तब होता है ना जब हमें पैसा नहीं मिला हुआ है ना। तो देखिए दो पार्टी होती है, एक सेलर होता है बच्चों और एक बायर होता है। एक सेलर होता है
और एक बायर होता है। बायर को मैं रेड पेन से बनाता हूँ, ठीक है। अब पैसा किसको चाहिए, सेलर को चाहिए या बायर को चाहिए, बताइए जरा। सेलर को चाहिए, तो सारी मेहनत का शुरुआत कौन करेगा, सारी मेहनत सेलर का, क्योंकि सर पैसे उसको चाहिए। आप देखिए हर बार कहीं भी क्या होता है कि अगर कोई भी जिस जो सेलर होता है बेसिकली वो हर जगह जा जाके पैसे कलेक्ट करता है। तो सेलर क्या करेगा, वो बार बार जाएगा नहीं, वो उसको एक ऑर्डर देगा, उसको एक ऑर्डर देगा। ये ऑर्डर में लिखा रहेगा कि आप मेरे को इतने दिन के अंदर पैसे दे दीजिए। आप मेरे को सपोज कर लीजिए 10,000 रुपीज का उन्होंने परचेजिंग किया या सेलिंग किया होगा, वो बोलेगा कि आप जो है मेरे को 90 डेज के अंदर पैसा दे दीजिए, ठीक है। तो ये आदमी के पास अब दो ऑप्शन रहेगा, दो ऑप्शन रहेगा, या तो इस ऑर्डर को वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, या तो रिजेक्ट कर ले। दूसरा वाला ऑप्शन समझ लो इसके पास है ही नहीं। उसको एक ही ऑप्शन है, या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है या तो सामने वाले पार्टी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर मेरे को और टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। रिजेक्ट नहीं कर सकता है वो। मतलब रिजेक्ट क्यों करेगा, आप बताइए भाई, आपने हमने 10,000 का गुड्स खरीदा और जब मैं पैसे लेने आ रहा हूं तो आप मना कर रहे हो, ये तो लीगली पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो सामने वाली पार्टी को या तो एक्सेप्ट करना होगा या तो रिक्वेस्ट करना होगा कि भैया आप मेरे को क्या कर दीजिए, भैया आप टाइम दे दीजिए, एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो सपोज कर लीजिए वो एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करते ही ये जो इन्होंने एक ऑर्डर का एक पेपर का पीस भेजा था, पेपर के पीस में ही लिख के भेजेगा, तो ये जो पेपर का पीस है बच्चों, अब ये 10,000 रुपए का हो जाएगा। जैसे ही एक्सेप्टेंस मिला सामने वाली पार्टी से, ये पेपर का पीस कितने का हो जाएगा, 10,000 का। अगर मान लेते हैं एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाली पार्टी से कि सर आप डेट बढ़ा दीजिए, तो वो नया ऑर्डर भेजेगा। तो उस केस में इस पेपर का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, इस पेपर का, इस बिल रिसीव मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगा। जैसे ही इसने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट कर लिया, तो वो जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये पेपर का जो पीस है इसके लिए बच्चों बिल रिसीवेबल बन जाएगा, और ये अपने पास में उसी चीज को रिकॉर्ड कर लेंगे, और इनके लिए क्या हो जाएगा, वो बिल्स पेएबल हो जाएगा कि भैया हमें 90 डेज के बाद इस मतलब इस बिल का पेमेंट करना है। और ये क्या याद रखेंगे कि इसके बाद मतलब इस 90 डेज के बाद हमें इसके अगेंस्ट में रिसीव होंगे पैसे। ये क्या बोलेगा कि इस बिल के अगेंस्ट में हमें 90 डेज के बाद पैसे पे करने हैं। ये बोलेगा कि भैया हमें इस बिल के लिए या बिल का पैसा हमें 90 डेज के बाद में मिलेगा, रिसीव होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आया, क्लियर है सबको, ठीक है। अब मैं कुछ कुछ चीजें और आपको बताता जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। बिल ड्रॉ कौन करता है, सर सेलर करता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। बिल ड्रॉ कौन करता है, सर सेलर करता है, तो हम इसको बोलते हैं ड्रॉवर। सर किसके लिए ड्रॉ किया था, तो बायर के लिए, तो हम इसको बोलेंगे ड्रॉई। क्लियर है, सबको समझ में आया, ठीक है। सेलर हो गया आपका ड्रॉवर, क्योंकि बिल वो बना के भेज रहा है ना, क्योंकि पैसे तो उसको चाहिए। और पैसे किसके लिए, या फिर बोल सकते हैं कि बिल किसके लिए ड्रॉ किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा ड्रॉई। अच्छा एक बात और बताइए कि यहाँ पे बिल कौन एक्सेप्ट करेगा, सेलर या बायर, बायर। तो हम इसको बोल देंगे बच्चों एक्सेप्टर, हम इसको क्या बोल देंगे, एक्सेप्टर। और सर किसके लिए एक्सेप्ट कर रहा है, तो सर सेलर के लिए, इसको हम क्या बोल देंगे, एक्सेप्टी। क्लियर। अच्छा एक चीज ये बताइए, ठीक है सर ये तो समझ में आ गया। अब 90 दिन बाद, 90 दिन बीतेगा, 90 दिन के बाद पैसे कौन देगा, बायर या सेलर, कौन देगा पैसे, बायर देगा। तो मैं उसको बोल दूंगा पेयर, जो पे करेगा उसको हम क्या बोल देंगे, पेयर। और जिसको बच्चों पैसे रिसीव होंगे वो कौन हो जाएगा, पेई। क्लियर है। और तो ये सब चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल गया आपको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेएबल क्या होता है, ठीक है। ड्यू डेट क्या होती है, ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, एक्सेप्टर कौन होता है, एक्सेप्टी कौन होता है, एक्सेप्ट कौन क्या चीजें करते हैं। क्लियर है, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। आगे चले हम लोग यहाँ से, आ जाइए हम लोग अब पढ़ेंगे बिल रिसीवेबल बुक। तो देखिए बिल रिसीवेबल बुक में क्या होता है, वी रिकॉर्ड ऑल द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल इन आवर फेवर। बात समझ में आ रहा है, जितना भी एक्सेप्टेंस मिला है हमारे फेवर में वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। सर अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा तो वो बिल रिसीवेबल नहीं बनेगा, तो हम उसको अपने बिल रिसीवेबल बुक में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मेरी बात सबको समझ में आई क्या, क्लियर है। आगे चले,
we need to post the total of the bill receivable book in the bill receivable account. जितना भी आपका टोटल आएगा बच्चों बिल रिसीवेबल बुक का, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट में, जैसे कि हम लोग बाकी सारे बुक के साथ किए। वी नीड टू पोस्ट द इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर्स, और जितने भी इंडिविजुअल कस्टमर है उनके भी अकाउंट में हमें एंट्री करनी होगी, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे शंकर में भी अलग से एंट्री जाएगी, अमर टेलर में भी अलग से एंट्री जाएगी, प्रेमा में भी अलग से एंट्री जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से हर कस्टमर में भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि कौन कौन से कॉलम है। अब जैसे हमने जो कहानी समझी है, वो उसके बेसिस पे हमें ये सारे कॉलम समझ में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए नेम ऑफ द बिल, नंबर ऑफ द बिल। अगर मान लेते हैं 5-6 बिल है तो नंबरिंग कर देंगे, तो 1 2 3 4 इस तरीके से। डे ऑफ रिसिप्ट, कि किस दिन हमें पैसा मिल रहा है। फॉर फ्रॉम हुम, किससे पैसे मिलेंगे। नेम ऑफ द रिसीवर, नेम ऑफ द रिसीवर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कौन बिल रिसीव करेगा, वो चीज हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपका बोल सकते हो कि पैसे कौन रिसीव करेगा, वो बोल दो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि जो पेई होता है वो सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, सॉरी थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय को भेज दिया कि जाओ तुम पैसे लेके आ जाओ, तो उस केस में पे ये हो जाएगा। या कई बार हम लोग क्या करते हैं, बिल जो है वो बैंक को दे देते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं इंडोर्स भी कर देते हैं, ठीक है। तो फिर उस केस में बिल मेरे पास नहीं रहेगा, तो जो पर्सन उस पैसे को रिसीव करेगा वो आदमी क्या हो जाएगा, उसका रिसीवर हो जाएगा। तो अगर कोई रिसीवर अलग पर्सन है तो उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे। फिर नेम ऑफ ड्रॉवर, वो बेसिकली मेरा खुद का नाम हो जाएगा। फिर नेम ऑफ एक्सेप्टर, सामने वाली पार्टी कौन एक्सेप्ट कर रहा है। डेट ऑफ बिल, किस दिन हम लोग बिल बना रहे हैं। और ड्यू डेट मतलब कि किस दिन पेमेंट का डेट आ रहा है। फिर लेजर फोलियो उस पार्टी का। फिर अमाउंट ऑफ बिल, और हु डिस्पोज्ड ऑफ, अगर मान लेते हैं कि सामने से क्लियर हो गया बिल, तो इसका आपको यहाँ पे डिटेल लिखना होगा कि कौन किसने डिस्पोज किया है। क्लियर है क्या सारी बातें? सबको क्लियर है बिल रिसीवेबल बुक? ठीक है, चलिए। और दो सीबीएसई ने भी इसको सिलेबस से अभी हटा ही दिया, क्योंकि उतना ज्यादा इसके ट्रांजेक्शन होते नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इसका यूज होता नहीं है, ठीक है। आ जाइए। ऑल्दो यूज होता है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्स का एंट्री नहीं होता है, लेकिन अगेन यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं उतने ज्यादा होते नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कम कर दिया उसको। तो वी रिकॉर्ड ऑल द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल वी इशू इन द फेवर ऑफ अदर्स। बात समझ में आ रहा है? इन्होंने क्या लिखा कि जो भी एक्सेप्टेंस हमने इशू किया है इन द फेवर ऑफ अदर्स, मान लेते हैं यहाँ पे बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है कि जितने जितने लोगों का इसने बिल जो है एक्सेप्ट करके इशू कर दिया अलग अलग लोगों के नाम पे, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। उन सारे का रिकॉर्ड आपको कहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे। तो वी रिकॉर्ड ऑल द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल वी इशू इन द फेवर ऑफ अदर्स, यानी कि अदर पर्सन के फेवर में जितना भी हमने एक्सेप्टेंस दिया है किया है, वो आपको बिल्स पेबल वाले बुक में लिखना होगा। वी नीड टू पोस्ट द टोटल ऑफ बिल्स पेबल बुक टू द बिल्स पेबल अकाउंट। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से पेबल बुक का आपको अकाउंट में लिखना होगा। ऑल्सो वी नीड टू पोस्ट द इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर, तो सप्लायर को भी हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे, मतलब उनका भी अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा कॉलम आ रहा है। नंबर ऑफ बिल, अगर ढेर सारा बिल हम एक्सेप्ट कर रहे तो किस दिन एक्सेप्ट किया वो, टू हुम मतलब किसको एक्सेप्ट करके दिया, क्लियर वो। और नेम ऑफ द ड्रॉवर कौन है, किसने बिल ड्रॉ किया था वो। नेम ऑफ द पे बेसिकली हम हो जाए, अरे सॉरी, जो पेमेंट रिसीव कर रहा है वो पर्सन, हम तो पेयर है। वेयर पेएबल, कहाँ पे पे हो रहा है, वो प्लेस भी आप लिख सकते हो। डेट ऑफ द बिल, टर्म यानी कि ड्यूरेशन हो गया, इसको आप ड्यूरेशन बोलेंगे। और ड्यू डेट, सॉरी डेट और ड्यूरेशन आप अगर आप ऐड कर दो तो ड्यू डेट आ जाएगी कि किस दिन बिल का पेमेंट करना है। फिर उसका लेजर फोलियो और अमाउंट ऑफ बिल, हाउ डिस्पोज्ड ऑफ, कि कैसे डिस्पोजल हुआ, कैसे सेटलमेंट हुआ, ये सारी चीजें आपको लिखना होगा। ऑल्दो एक्चुअल में इतना ज्यादा कॉलम का यूज नहीं होता है, ठीक है। इससे कम ही कॉलम का यूज होता है, जितने आपके काम के बस उसको यूज करिए, बाकी सारी चीजें नहीं यूज करोगे। जैसे ये वाला तो यूज नहीं करोगे आप, ड्यूरेशन आप चाहो तो यूज नहीं कर सकते हो। डेट ऑफ बिल लिखा और ड्यू डेट भी लिख दिया तो काम हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बच्चों आ जाता है आपका जर्नल प्रॉपर, जो कहीं नहीं गया वो यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट है हमारा। तो जनरल प्रॉपर में क्या होता है, इट इंक्लूड द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स। जैसे कि और क्या क्या आएंगे, क्रेडिट परचेज और सेल ऑफ एसेट्स आ गया। फिर डेप्रिसिएशन आएगा, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्रीज आ जाएंगी,
एक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम आ जाएगा, यानी कि जो एक्रूड और अनअर्न्ड इनकम है वो भी आ जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज जितनी होती है वो आएंगी। एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो होती है वो भी यहीं पे आएंगी। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? सारे बच्चों को क्लियर है यहां तक? क्लियर? चलिए, बहुत ही बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आज की बच्चों क्लास यहीं तक रहेगी, और कल जो है क्लास रहेगा हमारा 12 से 1 रहेगा फिनांस मार्केट का। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। और अगेन इवनिंग में आपके अकाउंट्स की क्लास रहने वाली है। और 3 दिन बाकी जो आपका, यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपके अकाउंट्स की चलेगी। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये आप लोगों का चलेगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ये आप लोग एक चीज याद रखिएगा, ऑल्दो मैं उसको अभी ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा हर जगह पे। ये सारी चीज आपका चलेगा, और संडे को हम लोग टेस्ट रखेंगे हर बार। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चलेगा। और इवनिंग में, सॉरी, जो आफ्टरनून में क्लास चलेगी, दोपहर में आपकी जो क्लास चलेगी, वो इस दिन आपका फाइनेंस मार्केट रहेगा। फिर यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। ये 4 सब्जेक्ट अभी आप लोगों के चलेंगे। ठीक है, अब ये 4 सब्जेक्ट जैसे खत्म होंगे, फिर उसके बाद हम लोग नए सब्जेक्ट्स को ऐड ऑन करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना सारा सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ना है, इसलिए हम लोगों ने 3-3 दिन का टाइम स्लॉट बना दिया है। आप ये 3-3 दिन को रिवाइज करते चलिए, और हर संडे को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट टाइप का रख लेंगे। क्लियर?